आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यार, बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसके अंदर एक्चुअली दो चैप्टर हैं। आप देखोगे, एक तो है हमारा कि यार ये बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले आपको एक चैप्टर में ये जानना है, दूसरे चैप्टर में ये जानना है कि हमने जान के क्या किया, हम क्या करें, बायोटेक्नोलॉजी कुछ ही होती हो, हमें क्या मतलब। तो हमें मतलब ये है कि सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन। कि भाई मैम आप हमें बता रही हो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये तो हमने एक चैप्टर में जान लिया, अब इसको हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे, इसका हमारी ना रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर क्या एप्लीकेशन है वो आप बताओ। तो देखो, आपने अभी तक हमने जेनेटिक्स पढ़ी, तो यार आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि ये जेनेटिक्स से काफी हद तक लिंक्ड है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि यार बायोटेक्नोलॉजी क्या है। आप कोई दवाई खा रहे हो, लेट से किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज के लिए वो इंसान क्या करता है, इंसुलिन लेता है कि नहीं इंसुलिन लेता है। ये इंसुलिन क्या भगवान ने प्रसाद के रूप में दिया? कहाँ से बना ये? तो इंसुलिन हम इंसानों ने बनाया है, हम इंसानों के फायदे के लिए बनाया है। तो ये इंसुलिन जिस तरीके से बना है ना, वो हमारे बायोटेक्नोलॉजी से बना है। अगर हम बात करते हैं कर्ड की, दही की बात करते हैं ना हम, उसके अंदर भी क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी लग रही है। आप बोल रहे हो मेरी मम्मी घर में बैठ के बायोटेक्नोलॉजी कर रही है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। बेटा हाँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम कुछ एक ऐसा लैक्टिक बेसिलाई डालते हैं जिसकी वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी कोई माइक्रोब्स की हम ग्रोथ करा रहे हैं। तो यहाँ पे ना बेसिकली दो टाइप के हमारे आएंगे प्रिंसिपल्स, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चा पार्टी बायोटेक्नोलॉजी क्या है। हम क्या कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। अब हम इनको क्यों यूज कर रहे हैं? हमारे फायदे के लिए। किसके? प्रोडक्ट्स ठीक है, तो हम हमारे फायदे के लिए चीज बना रहे हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या उनके प्रोडक्ट से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं एग्जांपल की यहाँ पे बात करती हूँ तो जो कर्ड होता है वो इसमें आ जा रहा है, ब्रेड हम जो बनाते हैं वो भी इसमें आ जाता है। आप वो देखते हो, मैंने आपको वो बताया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो चैप्टर बताया था मैंने आपको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, वो भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी है। सब बायोटेक्नोलॉजी में चल रहा है, सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे आपने कुछ लिखा है क्या यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म के नीचे? लिविंग ऑर्गेनाइजम प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर ह्यूमन, हम हमारे काम के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है मैम, वो शो नहीं हो रहा मेरे मोबाइल में। क्या? मैम, प्रोडक्ट वाला चीज आपने जो लिखी मैम शो नहीं हो रही स्क्रीन पे। स्क्रीन पे शो ही नहीं हो रही है? नो मैम। क्या बोल रहे हो यार? यस मैम, शो नहीं हो रहा। बेटा क्या शो नहीं हो रहा, मतलब मैं समझी नहीं। मैम जैसे आपने लिखा ना यस मैम, ऐसे आपने लिखा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, उसके नीचे लिखा है एरो बना के मैम पी लिखा है बस। अभी बोल रहे हैं अब आ गया। ठीक है, अब सब अपने को माइक बंद कर दो। एक्चुअली क्या है, माइक सब चालू रहता है ना तो थोड़ा सा ग्लिच आता है, तो सब अपना माइक बंद रखो, है ना। बस मैं बोलूंगी, आप सत्यनारायण की कथा सुनो, बस यहाँ पे वो चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है वो है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरा जो प्रिंसिपल है उसको हम बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखो बच्चा क्या हो रहा है, इस वाली इंजीनियरिंग की स्पेलिंग यहाँ पे ये आ जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम जो ऑर्गेनिज्म है उसका हम जेनेटिक जो मशीनरी है उसको चेंज कर देते हैं। लेट से अगर आपने मेरे अंदर का डीएनए बदल दिया तो मैं एक अलग तरीके से काम करूंगी।
मेरे अगर मैंने यहाँ पे प्रियांशु का डीएनए बदल दिया, ठीक है, प्रियांशु का डीएनए कर्ली हेयर्स का, वही मैंने प्रियांशु में डीएनए लाके डाल दिया स्ट्रेट हेयर्स का, तो प्रियांशु में अलग काम हो जाएगा। वही निगम जो है वो भी हार्ट ब्रोकन है, मैंने आपको बताया जैसे कि, वही क्योंकि यार उसकी आदत है, ये हर 2 दिन में हार्ट ब्रोकन हो जाता है, ठीक है, ये इसके जीन्स में है, ये इसके डीएनए में है। अब मैं कल को इसकी मशीन ऑल्टर कर रही हूँ, मैं इसमें डीएनए लाके डाल दूंगी वो वाला, जिससे अब ये हमेशा हैप्पी हैप्पी रहेगा। तो अब इसको कोई भी कितना भी दिल तोड़ के चला जाए ना, ये बढ़िया बिंदास ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो अपन Yes, क्या ma'am. करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ऑल्टर केमिस्ट्री, क्या करते हैं, ऑल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चा पार्टी, इंट्रोड्यूस इन होस्ट। होस्ट मतलब जिसके अंदर अपन को करना है, जैसे भी मैंने प्रियांशु में डाला, प्रियांशु में कुछ डाला है और निगम में कुछ डाला है, जिसकी वजह से इनका क्या हो जाता है, पूरा फिनोटाइप चेंज हो जाता है। तो कोई भी हम चेंज कर देते हैं होस्ट में, होस्ट को अलग बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स में चेंज कर दिए। वही बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके अंदर ऐसा होता है कि कोई एक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हम माइक्रोब्स का बहुत सारा ग्रोथ करवा रहे हैं और उस एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन होता जाए। जैसे कोई एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है, मुझे बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, कोई बैक्टीरिया डालूंगी, उसका ग्रोथ करवाती जाऊंगी उस ना टब के अंदर, तो वो बहुत सारा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। तो जो मैं बाहर करवा रही हूँ उसको हम बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यहाँ पे होस्ट वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता है। स्टेराइल एम्बियंस, ठीक है बच्चा पार्टी। फॉर Yes, ma'am. ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड, मेरी इच्छा वाले जो प्रोडक्ट माइक्रोब्स हैं, मैं सिर्फ ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स इन लार्ज क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अपन यहाँ पे जो बात करते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी में, अपन बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, सब कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या चलता है। ठीक है, लेट्स से आपने एक टर्म पढ़ा होगा प्लाज्मिड डीएनए, 11th में पढ़ा है आपने प्लाज्मिड डीएनए? Yes, ma'am. अगर नहीं आप लोगों ने पढ़ा हो, आपने मटर गश्ती की है 11th में जिन्होंने, उनको मैं बता देती हूँ फिर से कि प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है। जैसे मानो यहाँ से याजदान निकला है अपने घर से और उसको वहां पे जाना है, कहाँ पे जाना है याजदान को, मैं इसको कहाँ पहुंचाऊं, इसको स्टेशन जाना है, ठीक है। अब इसको स्टेशन कैसे जाना है, पैदल पैदल तो नहीं जाएगा, तो ये टैक्सी पकड़ेगा, टैक्सी आएगी, याजदान को बैठाएगी, रेलवे स्टेशन लेके जाएगी और याजदान को रेलवे स्टेशन पे छोड़ देगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं याजदान जो है वो भी एक डीएनए है, ठीक है, और जो टैक्सी है वो भी एक डीएनए है, ठीक है। और होस्ट कौन है, मतलब होस्ट वो होता है जिसके अंदर हमें सारे डीएनए को डाल के उसको फिनोटाइप को चेंज कराना है। तो प्लाज्मिड डीएनए को हम बोल सकते हैं ऑटो या फिर टैक्सी। हम क्या करते हैं, देखो बच्चा पार्टी, अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। लेट्स से ये मेरा कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब मुझे इस बैक्टीरिया में कोई चेंजेस चाहिए, ठीक है, मुझे मेरे मनपसंद डिजायर्ड जीन और डीएनए में डालना है। कैसे डालूंगी, कैसे मैं ये सारा प्रोसेस करवाऊंगी? तो इस प्रोसेस के लिए हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब एक नया डीएनए, एक नया डीएनए का कॉम्बिनेशन। वो कैसे बनाते हैं, लेट्स से मेरा एक ये डीएनए था जो कि कौन है, याजदान। कौन है, याजदान। ये एक डीएनए था। अब एक प्लाज्मिड डीएनए है जो कि है प्लाज्मिड डीएनए, जो कि क्या है, टैक्सी। हम क्या करेंगे, याजदान को, मुझे क्या करना है, याजदान को ना यहाँ पे पहुंचाना है इसमें, क्योंकि याजदान की जो क्वालिटी है मुझे इस बैक्टीरिया में चाहिए, तो सीधा का सीधा याजदान इस बैक्टीरिया में नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूलर सीजर लेंगे,
क्या लेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एक कैंची होती है, इस कैंची से हम इस डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए, इस डिजायर्ड डीएनए को काटेंगे। ठीक है, इसको मैंने काट के यहाँ पे रखा। प्लाज्मिड डीएनए को भी मैं काटूंगी, किससे? इस कैंची से, मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, इसको भी काट के यहाँ रखा। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगी। जोड़ना जरूरी है, याजदान को टैक्सी में बैठाना जरूरी है। तो हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे, एक इसका पीस और एक इसका पीस, पहले काटा कैंची से, कैंची का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इनको काट के जो पीस है, फ्रेगमेंट है, उनको मैं जोड़ रही हूँ। जोड़ूंगी किसकी मदद से? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज मानो फेविकॉल है। क्या है? फेविकॉल। तो डीएनए लाइगेज इन दोनों को जोड़ेगा। अब ये डीएनए जो बना है नया, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब एक नया डीएनए। और मैं क्या करूंगी? इस डीएनए को उठा के सीधा यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी। क्या कर दूंगी? सीधा यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी। अब जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये इस बैक्टीरिया का वो होगा ना, कोई मशीनरी होगी जो अपन सब में देखता है। अभी तक चैप्टर 5 जो हमने देखा था, हर एक जो इंसान होता है, ऑर्गेनिज्म होस्ट होता है, उसकी एक मशीनरी होती है, मल्टीप्लिकेशन करता है। तो वो क्या करेगा? इसका क्रोमोसोम लेके, ये जो ट्रांसफर हुआ है ना यहाँ पे, ये ब्लू और ये वाला डीएनए, नया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये इस होस्ट का डीएनए यूज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। काफी सारी कॉपीज बना देगा। आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये जो बहुत सारी कॉपीज, अपने जैसी सेम कॉपीज बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। तो ये क्लोनिंग करता है और फिर अपना रिजल्ट शो कर देता है, और इसको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो आ जाता है इसके अंदर, और इसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चा, ये समझ आया सबको पहले? यस यस मैम। मैम। मैम Yes, क्लोनिंग ना, हाँ, क्लोनिंग बोलो। अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है और अपने जैसी काफी सारी कॉपीज बना रहा है। ठीक है, मतलब बोल दो पापा है, पापा के बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके जैसे दिख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर। बहुत सारी जो कॉपीज बन रही है, ठीक है, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज। ठीक है, वो बनाएगा तभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा ना। समझ पड़ा ये सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यार देखो मैंने क्या किया, अब ये यहाँ पे जाके ये पूरा जो कर रहा है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन में हमने देखा था ना, वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन बनाता है। तो बेसिकली रेप्लिकेशन ही है आगे जाके। यहाँ तक मल्टीप्लाई करने के बाद रेप्लिकेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, जो अपन ने जेनेटिक्स में देखा था, याद आ रहा है? नहीं पढ़ा होगा आपने, मुझे पता है, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, ये सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। देखो अब ना, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए मैंने आपको बताया, कोई भी जैसे ये डीएनए है, तो मैंने आपको बताया डीएनए की सीक्वेंस होगी कोई, ऐसा तो है नहीं मैंने उठाई कैंची और भे कहीं से भी काट दिया। एक पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस होगी जहां से काटेंगे। तो मैंने आपको चैप्टर Yes, में भी ma'am. बताया था OOR, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, पहले क्या होता है, हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से काटते हैं। ठीक है, वहां पे
उसको हम बोलते हैं OOR, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। सो दैट ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस वाले क्रोमोसोम से मिल पाए, और अगर ये मिला ही नहीं तो फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट कैसे कर पाएगा, ये तो बोल देगा ये तो कोई दूसरी दुनिया का है। तो यहाँ पे OOR होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए। एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब कोई भी बाहर का जो डीएनए डाला है, जैसे अभी मैंने ये जो हमने डाला है ना, ये वाला, ये एलियन पीस ही तो है, बाहर से ही तो डाले हैं हमने इसके अंदर, इसके लिए तो ये एलियन हो गए, ठीक है। यस मैम। For multiplication of any alien piece of DNA in an organism, that is need to be part of chromosome of organism with specific sequence. Is that clear? और उसको हम Yes, बोलते ma'am. हैं OOR, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वही है, देखो, एलियन पीस ऑफ डीएनए, अभी हमने क्या किया, एलियन पीस ऑफ डीएनए लिया, अभी तक मैंने जो बनाया उसको हम OOR पे, इसका जो OOR होगा ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला डीएनए का जो पार्ट होगा उसके साथ ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, और एक नया फिनोटाइप आएगा। इज दैट क्लियर? फिर एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है, ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और फिर उसके बाद क्लोनिंग करेगा और अपना फिनोटाइप शो करेगा। पूरा सीक्वेंस मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। एलियन पीस को जोड़ेंगे, पहले जोड़ने के बाद OOR से वो जुड़ना चाहिए, OOR से जुड़ने के बाद वो वहां पे रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत सारी कॉपीज बन गई जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग, और क्लोनिंग करने के बाद फाइनली जो है फिनोटाइप वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक पहला हमारा रिकॉम्बिनेंट, नया रिकॉम्बिनेंट मतलब दो चीजों से मिलके एक जो नया डीएनए है वो हमने बनाया है। इज दैट क्लियर? यस Yes, ma'am. तो ये सबसे पहले ये किसने बनाया था? मैम। क्लोनिंग के बाद क्रो के बाद क्या लिखा था? क्या? एक सेकेंड, किसके बाद? मैम वो फिनोटाइप है ना? हाँ, ठीक है। यस। तो ये जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये हमारा बनाया था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था। इन विच ईयर? 1972। तो इन्होंने यही किया था, कट पीस ऑफ डीएनए, डीएनए के पीस को कट किया था प्लाज्मिड से, टैक्सी से, है ना, प्लाज्मिड इज टैक्सी ओनली, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ, अब बात ये थी कि यार हमें यही वाली, हम तो कोई सी भी टैक्सी पकड़ सकते थे, हमने वही प्लाज्मिड क्यों लिया? तो हम जहां पे ये बात करते हैं ना, हर्बर्ट बोयर और कोहेन ने जो टैक्सी ली उसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी, हमें जो प्रॉपर्टी लेके आनी थी वो प्रॉपर्टी थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी थी। यानी आपने कभी कभार देखा है कि आपके अंदर कोई कोई होता है, किसी को आपको जुकाम हो गया, मैं आपको जुकाम की अलग दवाई दूंगी, मैं प्रियांशु को अलग दूंगी, पर मैं वही स्नेहा को अलग दूंगी, क्योंकि हो सकता है प्रियांशु को वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है उस दवाई के लिए, जैसे क्लोरमफेनिकॉल है, उसके लिए प्रियांशु के लिए काम कर जाएगी क्लोरमफेनिकॉल, पर जो स्नेहा है उसको मैं टेट्रामाइसिन दूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो स्नेहा है
वो क्लोरमफेनिकॉल के लिए रेजिस्टेंस है, तो उसकी बॉडी में वो काम नहीं करता है, तो मुझे उसको दूसरा ड्रग देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कि किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस ना आए, वो वाली प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने बनाया था। ठीक है, यस मैम। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो देखो No, अब ma'am. आप ये समझ पड़ी आपको बात, ये पूरा प्रोसेस जो है 3 स्टेप्स में हुआ है। अगर हम देखें पहला स्टेप क्या था अभी तक, आइडेंटिफिकेशन। किसका आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। मेरे को जो जीन चाहिए जो कि ये वाला था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, मैंने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। अब जैसे ही मुझे आइडेंटिफाई हो गया, ये मुझे जिसमें भी मिल गया उस वाले प्लाज्मिड को मैं इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। अब मैं इसको जब मिल गया है, इसको मैं क्या करूंगी? होस्ट में डालूंगी। होस्ट में डालने के बाद मैं उसको मेंटेन करूंगी। क्या करूंगी बेटा? मेंटेन करूंगी। कैसे? बाय क्लोनिंग। क्या करूंगी? उसके अंदर क्लोनिंग वगैरह होगी। यस मैम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पहले मैंने Yes, ढूंढा, ma'am. ढूंढने के बाद उसको डाला, और डालने के बाद उसको मेंटेन किया। 3 स्टेप है ये इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, फिर मेंटेनेंस। ढूंढा, ढूंढने के बाद पूरा कैंची से काटा करा, जोड़ा डीएनए लाइगेज की मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से फिर उसको हमने उठा के टैक्सी की मदद से किसमें डाला? हमने होस्ट में डाला, और होस्ट में डालने के बाद हमने क्या करवाया? मेंटेन किया, यानी कि क्लोनिंग वगैरह करवाई है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इसमें हाँ। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले बोलो। नो मैम। No, ma'am. नहीं है? नो मैम। अब रुको, मैं आपको ना एक वो दिखाती हूँ, डायग्राम भी दिखा देती हूँ उसका। विजिबल? Yes, ma'am. देखो अपन ने क्या किया? एलियन डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए, एक ये रहा फॉरेन डीएनए, ये रहा, और ये रहा वेक्टर डीएनए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, वही टैक्सी। तो ये 2 डीएनए थे, एक फॉरेन डीएनए था और एक है ना प्लाज्मिड डीएनए था। इन दोनों के पीस मैंने किसकी मदद से काटे? मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से, जिसको मैंने क्या बोला था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये हमारी कैंची थी। इस कैंची की मदद से मैंने इसका एक पार्ट काटा और इसका एक पार्ट काटा। तो देख रहे हो, इसका एक पार्ट ये रहा और इसका ये वाला पार्ट ये रहा, दिख रहा है? अब मैंने डीएनए लाइगेज की मदद से, जो मैंने आपको बताया था फेविकॉल, फेविकॉल की मदद से इसको और इसको जोड़ दिया। देख पा रहे हो, ये ब्लू वाला पार्ट ये रहा और ये पूरा ब्राउन Yes, वाला ma'am. पार्ट ये रहा, है ना? ये एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और फिर मैंने आपको बोला, ये जैसे मैंने एक नया होस्ट लिया जो कि यहाँ पे ई कोलाई है, इसको हमने एज इट इज, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे,
इसके अंदर उठा के डाल दिया। अब ये यहाँ पे जो भी है आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, ये अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर कर देगा ये वाली प्रॉपर्टी को। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्रोसेस जो मैंने अभी तक आपको बताया है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले वो बोलो। नो मैम। नो मैम। सब देख लो ध्यान से डायग्राम और मुझे बताओ, एक बार ध्यान से देख लो। मैम हो गया। ठीक है, चलो यस मैम। अब हम बात करते हैं किसकी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है वो कैसे बना है, पर उसके कुछ टूल्स थे। जैसे मैंने एक टूल बताया केची, कौन सा बताया, केची, ये बड़ी ना केची, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो चलो हम पहले किसकी ही बात करते हैं, सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ही बात कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो बेटा सबसे पहले हमने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ढूंढा था वो ढूंढा था 1963 में। कहाँ पे सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें मिला था वो मिला था 1963 में। अब ना ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने कौन से देखे थे, दो देखे थे। कैसे? दो, टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग। सबको समझ आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। दो एंजाइम थे जिनका देखो सबसे पहले देखो दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे, वो कौन कौन सा वो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, एक जैसे कि एक्सोन्यूक्लियस था और एक एंडोन्यूक्लियस था, वो मैं भी आपको बताऊंगी। पर इनका सबसे पहले क्या काम था, मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सबसे पहला क्या काम था, डीएनए को कट करना, यही मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इनका एक काम है क्या, ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। याद करो अपन जब वो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब 3 स्टेप थे, साइलेंसिंग, स्प्लाइसिंग, केपिंग और टेलिंग। याद आ रहा है? तो जब टेलिंग होती थी उसके अंदर मिथाइल ग्रुप थर्ड एंड पे ऐड करते थे। याद आ रहा है आपको? यस मैम। तो वो जो ऐड करते थे वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही थे जो ऐड करते थे। ठीक है, उस वक्त भी मैंने इसका नाम लिया था, पर मैंने आपको बोला था वो अपना बायोटेक्नोलॉजी आएगा तब और डिटेल में आएगा ये। तो ये अपने डीएनए को तो कट करते ही करते हैं, साथ ही मिथाइल ग्रुप को भी ऐड करते हैं। इज दैट क्लियर? यस यस। ठीक है, जो डीएनए को कट करता है उसको मैं प्रिसाइजली नाम बोलूं तो उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था बेटा उसका नाम था हिंद सेकेंड। क्या नाम था? हिंद सेकेंड। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम था हिंद सेकेंड। तो ये क्या करता था, ये जो हिंद सेकेंड था ना, ये जो केची थी ये क्या करती थी, ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट। कहीं पे भी कट नहीं कर देती, जहां मर्जी पड़ी वहां कट नहीं कर दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढता था ये हिंद सेकेंड। ठीक है, by recognize a specific sequence of 6 बेस पेयर। मैंने आपको बताया था ना बेस पेयर क्या होता है। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो वो एक बेस पेयर जो लगे रहते थे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बात कर दूं, आपके उसमें दे रखा है GAATTCC करके दे रखा है, शायद ऐसा करके दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। तो 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है शायद।
तो या नहीं उल्टा दे रखा है शायद, अभी मैं वो दिखाऊंगी आपको। हाँ शायद ये दे रखा है। तो देखो इसके अंदर ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना ढूंढता था अपन ने, बेस पेयर देखे थे ना GATTAG करके, तो इसको ढूंढता था और ये सीक्वेंस जहाँ पे इसको मिल जाती थी ये वहीं पे जाके कट करता था। तो अब ये जो एंजाइम है ना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ये जो हमारा सबसे पहला हिंद सेकंड मिला है, ये हिंद सेकंड ना ऐसे ही नाम नहीं दे दिया था, इसकी ना नेमिंग का एक प्रोसेस था। ठीक है, क्या प्रोसेस था इसके अंदर, देखो जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, वो उसका क्या है, जीनस। क्या है, जीनस। ये ना जिस जीनस से एक्सट्रैक्ट किया था कोई वो H नाम से शुरू होता था। ठीक है, सेकंड लेटर जो है वो बेटा हमारा क्या है बेसिकली, कोई मुझे बता सकता है, स्पीशीज। क्या है बेटा, स्पीशीज, कि वो कौन सी स्पीशीज से आइसोलेट हुए हैं। इज दैट क्लियर? सॉरी, जैसे ये इकोराय सेकंड, ठीक है, इकोराय सेकंड है, इकोराय सेकंड वाला फर्स्ट वाला करता है, इकोराय फर्स्ट, तो इसके अंदर ई इज जीनस, सेकंड इज स्पीशीज। ठीक है, अब इसके अंदर इकोराय आई में आगे जाके आता है 13। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट किया था RY13 से। तो इसके अंदर आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना 13, ये 13 एक्चुअली डिनोट करता है ऑर्डर, क्या कि कौन से ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है। और ये जो R है ना, ये है इसके स्ट्रेन का नाम। बस ये याद रखो, फर्स्ट लेटर डिनोट कर रहा है हमारे जीनस, सेकंड डिनोट कर रहा है हमारे स्पीशीज, R जो है वो डिनोट कर रहा है हमारे क्या, नेम ऑफ स्ट्रेन। क्या, ये जो आपको R दिख रहा है ना, R, ये है हमारे स्ट्रेन। ठीक है, फिर आपको ये जो आ रहा है 13, ये है इसका ऑर्डर। बस ये चार चीजें याद रखो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर और स्ट्रेन, ये याद रखना बस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। सबको समझ आया? Yes, ma'am. क्लियर है? अब देखो, यस मैम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये जो केची की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत एक बड़ी क्लास से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग टू? लार्जर क्लास, ठीक है, ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियस। किससे बिलोंग करते हैं ये? न्यूक्लियस से। तो दो तरह के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। जैसे ये अपना हिंद सेकंड है, वो एंडोन्यूक्लियस है। तो जो एक्सोन्यूक्लियस है ना, जिसे मैंने आपको बताया, ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है। तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये हमेशा एंड से क्या कट करता है? न्यूक्लियोटाइड। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए। जो न्यूक्लियोटाइड को एंड से, साइड से कट करता है। और ये जो एंडोन्यूक्लियस है, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है डीएनए की। ठीक है, अब वो कैसे? पहले क्या करता है वो, जो सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके उसको उस पर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, है ना, उस पे बाइंड करने के बाद दोनों जो स्ट्रैंड होगी उसको काटेगा और अपना काम कर देगा। तो मैं आपको ना इसका भी एक डायग्राम दिखाती हूँ, सो दैट आपको क्या होगा ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हाँ, और इसको मैं मैम बैक आपको स्लाइड दिखा। ठीक है, मैम बस एक क्या मैम, एक मिनट थोड़ा सा बाकी लिख। लिख रहे हो क्या साथ में?
यस मैम। बेटा साथ में लिखा मत करो, समझा करो, ये तो आप लोगों को वैसे अवेलेबल हो जाता है ना, लिखते वक्त डिस्ट्रैक्ट होते हैं, समझ नहीं आ पाता है फिर अपन को, है ना। यस मैम। चलो आगे बढ़ो। अब मैंने क्या बताया, एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पोजीशन ढूंढता है, उसको ढूंढने के बाद रिकॉग्नाइज हो गया करने के बाद वहां पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद उसको कट करेगा। तो वो जो सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसका मतलब है ये एक ऐसी सीक्वेंस जिसको मैं चाहे आगे से पढ़ूं या पीछे से पढ़ूं, ये सेम ही पढ़ने में आएगी। जैसे एक टर्म होता है मलयालम, अब देखो आप यस यहाँ मैम। से पढ़ो मलयालम या फिर यहाँ से पढ़ो मलयालम, ये एक ही हुआ। तो वैसे ही यस हम मैम। डीएनए में हमेशा डबल स्ट्रैंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डबल स्ट्रैंड। तो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ GAATTC, और यहीं से इस वाले फिफ्थ एंड से वापस इसको ऐसे लिखती हूँ GAATTC। अब देखो GATTC या GATTC, आप चाहे यहां से चलो या यहां से आओ, ये सेम सीक्वेंस हो गई। यस तो अब क्या करता है ये एंडोन्यूक्लियस, एक सीक्वेंस पकड़ता है और यहाँ पे कट मारेगा, फिर एक यहाँ पे कट मारेगा, फिर जहां कट मार देगा तो यहाँ पे ना ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब स्ट्रेच लटक जाएंगे, हैंगिंग स्ट्रेच प्रोड्यूस हो जाएंगे, और वो जो स्ट्रेच है उसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। और फिर हम उन्हीं एंड्स को डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद हम एक नया वो बना देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका भी मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ सो दैट और क्लियर हो जाए। पर अभी जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस जो मैंने आपको बताए, ये क्या करते हैं? जैसे डीएनए फेविकॉल है, अब आप फेविकॉल को लेट से, एक सेकेंड, फेविकॉल को आप अगर लोहे पे चिपकाओगे तो चिपक तो नहीं जाएगा, नहीं चिपक जाएगा ना। ऐसे स्ट्रेचेस प्रोड्यूस होने चाहिए जो इसके अंदर हेल्प करें, है कि नहीं बात? यस मैम। तो बस वही है, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस जो है डीएनए लाइगेज की हेल्प करते हैं किसके अंदर? उसको चिपकाने में। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ और क्लियर हो जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ, आयुष है, मोहित है, निगम है, कौन नहीं है क्लास में? प्रियांशु नहीं है, ठीक है। और कौन था जिसने लेफ्ट किया क्लास? याद, प्रियांशु। प्रियांशु ने किया है। और कौन है? उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया ना। मोहित है, ठीक है। निगम, नोमन, शिवम, स्नेहा, याजन, बस प्रियांशु ने लेफ्ट किया आई थी, ठीक है। वही है ना, मुझे पता है, देखो किस किसने लेफ्ट किया है। अगर आपको जानने की इच्छा नहीं है तो फिर मैं वापस अपने एफर्ट्स क्यों उस बच्चे पे लगाऊंगी जिसको जानना ही नहीं है ना। अब देखो क्या है, मैंने आपको बताया GAATTC दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सीक्वेंस ये रहा और ये रहा, ये जो मैंने आपको बताया। और इसका भी वेक्टर डीएनए पे भी ये सीक्वेंस है, फॉरेन डीएनए पे भी ये सीक्वेंस है। अब मैंने इसको देखो यहाँ से कट किया है और यहाँ से कट किया है, कट करने के बाद ये वाला पार्ट रह गया है जो नीचे लिखा हुआ है, ये हम देखो। दोनों के बीच में गैप होता है क्या? जी ए के और उसके? ऑब्वियस क्यों नहीं होगा, आपके साथ में इनको बेस पेयर को जोड़ के रखोगे क्या? ये तो हमने चैप्टर लास्ट में भी देखा ना, ये तो बेस पेयर होते हैं ना, ये गुआनिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, ये साइटोसिन है ना। तो अब मैंने यहाँ से काटा तो ये प्रोड्यूस हो गया, और यहाँ से काटा तो ये ऐसा प्रोड्यूस हो गया।
यहाँ से काटा तो ये प्रोड्यूस हो गया। ये चिपकने वाली जगह है, ये चिपकने वाली जगह है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और जब Yes. हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, किसकी मदद से? डीएनए लाइगेज की मदद से इनको हम क्या करेंगे? ज्वाइन। तो कुछ एक ये नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे करके बनता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये जो आपको दिख रही है ना, GAATTC, तो मैं आपको बोल रही थी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, फिर वहां पे जाके कट करता है। ये जो यहाँ ये है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर। ये मॉलिक्यूलर सीजर है। तो अब मैंने आपको बताया जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैंगिंग स्ट्रेचेस। ये भी चिपके चिपके होते हैं, मतलब चिपचिपे होते हैं। तो अब क्या होता है? डीएनए लाइगेज की मदद से ये और इजीली चिपक जाते हैं। तो ये और ये आपस में ऐसे चिपकेंगे और एक हमारे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। फिर इसको ही हम डाल देते हैं किसके अंदर? हमारे जैसे इकोला है उसमें डाला, फिर ये रेप्लिकेट करते हैं और एक अपना फिनोटाइप शो कर देते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। No, ma'am. हाँ, एकदम इजीली क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमेशा एक चीज याद रखना, मैं आपको बताऊंगी, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड टू कट वेक्टर डीएनए, मतलब हमारा प्लाज्मिड डीएनए। वेक्टर वही होता है ना जो ट्रांसफर करवाता है, तो वेक्टर डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए एंड हमारा फॉरेन डीएनए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको एक अलग मॉलिक्यूलर सीजर से काटा और इसको अलग मॉलिक्यूलर सीजर से काटा। दोनों के लिए सेम कैची यूज होनी चाहिए, यानी कि दोनों के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होना चाहिए। ये बहुत कंपल्सरी है, बहुत कंपल्सरी। लेट्स आप मानो ना, कैची में भी क्या होता है, देखो इस तरीके से सोचो, एक कोई मोटी कैची है जो कपड़े काटने वाली कैची है, और एक कोई वाली छोटी सी कैची आती है, तो उनके साइज में फर्क होता है ना। लेट्स से मैंने एक पेज काटा उस वाली से और एक पेज काटा उस वाली से, तो क्या वो दोनों पेज आपस में जुड़ पाएंगे? नहीं, No, क्योंकि उनका ma'am. साइज में डिफरेंस आ गया। पर मैं वही सेम कैची से काटूंगी तो उसका सेम तरह का कट प्रोड्यूस हुआ है, सेम Yes. तरह का कट प्रोड्यूस हुआ है, तो वो जुड़ने में आसानी रहेगी ना उनको, हाँ के ना? Yes, ma'am. तो इसीलिए Yes, ये ma'am. होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, अब ये आपने देखा, ये डबल स्टैंडर्ड थे, है ना? ये डबल स्टैंडर्ड थे, और हमारे जो स्टिकी एंड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड है ना। ये सिंगल स्टैंडर्ड और ये वाला सिंगल स्टैंडर्ड, ये दो सिंगल स्टैंडर्ड वापस जोड़ के डबल स्टैंडर्ड बनाते हैं, हाँ क्या ना? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को Yes, ma'am. काटा, ये डबल स्टैंडर्ड था, ये भी डबल स्टैंडर्ड था। ये देखो ना, ये डबल स्टैंडर्ड था, ये डबल स्टैंडर्ड था, फिर काट के सिर्फ ये एक सिंगल स्ट्रैंड रह गया, ये सिंगल स्ट्रैंड Single रह गया, stranded. और इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड को जोड़ के वापस ये डबल स्ट्रैंड बनता है। इज दैट क्लियर? Yes. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है Yes, तो मेरे को ma'am. बोलो। No, ma'am. तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये बेसिकली इसी के बारे में है कि यार क्या हुआ था। तो मैंने वही बताया। एक सेकेंड, याजदान है क्या क्लास में? हाँ Yes, ma'am. ठीक है, चलो। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा क्या हुआ, प्लाज्मिड डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए। हमारा ये जो चैप्टर है ना, बस इसी के बारे में पूरा का पूरा। अब इसके आगे ना, मतलब आप ये मान लो सब कुछ इजी है, सब कुछ इजी है। ये हो सकता है किसी बच्चे को ना, कुछ कुछ बच्चों को बस यही समझ नहीं आता है, तो बस आपको ये है ना, कृपया करके ये अभी एनसीईआरटी से पढ़ लेना, तो आपको हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। देखो क्या किया हमने, एक ये डीएनए पकड़ा, ये डीएनए पकड़ा, इन दोनों को काटा, किसकी मदद से काटा? I'm Caesar. Restricted enzyme. मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको काटा और वो फ्रेगमेंट्स को हमने फेविकॉल से जोड़ा। किसकी मदद से जोड़ा? Ligase. डीएनए लाइगेज की मदद से। और जैसे हमने जोड़ा
इसको हमने क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहला क्या, आइडेंटिफिकेशन। मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था कि मेरा इंटरेस्ट क्या था। यहाँ पे हर्बर्ट एंड बोयर का जो इंटरेस्ट था वो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो उसी के बारे में हम इसमें बात करते हैं और किसी के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले ये क्या किया, इनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये सेकंड स्टेप इंट्रोड्यूस किया। क्या किया बेटा, इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद ये थर्ड स्टेप इसके अंदर मेंटेन किया, है कि नहीं। ये 3 स्टेप आपको मैंने यही बता दिए, यस मैम, आइडेंटिफाई, इंट्रोड्यूस, मेंटेन। मेंटेन में ही आ जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। और ये देखो आपको मैंने जो डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे ये कॉपीज बन रही है इसकी मेंटेन करने के बाद, और ये Yes, ma'am. सेम कॉपीज बन रही है। इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, क्लोनिंग। सेम एग्जैक्ट कॉपी बनना, इसी को हमने कहा है क्लोनिंग। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नो मैम। आपका ना No, ma'am. ये जो मैंने आपको बोला काटा, इसके अंदर भी देखो मैंने क्या बोला, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलूं तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक पर्टिकुलर साइट पे जाके काटा। और वो किस तरीके से काटा, इस तरीके से काटा। ये पर्टिकुलर साइट अभी मान लो माइक्रोस्कोपिक विजन है कि यहाँ पे ऐसे करके काटा साइड से, साइड से। इज दैट क्लियर, साइड से काटा यहाँ पे फिर वो उसको जोड़ा, और जोड़ने के बाद ये पूरा प्रोसेस चला है। ये वाला, ये जोड़ा, GAATTC से काटा, इधर भी, और फिर इसको जोड़ा। यहाँ पे ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस बने थे, ठीक है, जोड़ा DNA लाइगेज की मदद से, और ये पूरा प्रोसेस हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम, किसी को भी किसी तरह का कंफ्यूजन इसके अंदर? नो मैम। तो No, ma'am. इसके ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है आज के लेक्चर में? No, ma'am. नो मैम। तो बेटा ये आपका जो मेजॉरिटी पोर्शन है, एक सेकेंड में बस, आयुष, अब एक कौन लेफ्ट हुआ है जिसका मेरे को अटेंडेंस लगाना था? नुमान लेफ्ट हुआ है। नो मैम, मैम मंडे को मॉर्निंग में क्लास होगी या कैंसिल है? नहीं, मॉर्निंग की क्लासेस सारी आपकी कैंसिल है, आपकी सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में ही क्लास होगी, ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम, सिर्फ बायो की है, पिछली बार ये भी नहीं हुई थी कैंसिल। मैम मॉर्निंग में।